Hello friends, myself Dr. Sachin Goswami and I welcome you on my YouTube channel Dr.Sachin Goswami's English classes. दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि क्रिटिकल कमेंट्स मैं आपको तैयार करा रहा हूं शेक्सपियर को लेकर और ट्रिकी वे में मैं आपको तैयार करा रहा हूं और इस तरह से ताकि आपको अच्छी तरह से बिल्कुल आसान रूप में तैयार हो सकें। और सबसे बड़ी बात ये रही कि आपका जो रेस्पॉन्स मिला वो भी बहुत पॉजिटिव मिला। आपने ये जो ट्रिकी मेथड से आपने जो सीखा उसके बारे में बताया कि सर बिल्कुल माइंड में फिट हो गया। तो ऐसा ही मैं चाहता हूं कि आगे भी आप इसी तरह से सीखते रहें, क्योंकि मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि आपको अपने कर्म में लगे रहना है, अपने कर्म को करते जाना है, शांत नहीं बैठना है। क्योंकि दोस्तों बर्ट क्रूज जो कि एक बहुत ही फेमस आलोचक हुए हैं, उन्होंने जो पार्किंग के पैरामीटर्स हैं उनको लेकर ये बताया है कि इफ़ वी स्टैंड स्टिल वी लॉस द मनी। अगर जो हम शांत खड़े रहते हैं ना तो क्या होता है, कहीं ना कहीं हम अपने पैसों को खो रहे हैं। अगर जो आप इसको आप अपनी लाइफ में इस बात को माने तो हकीकत यही है। क्योंकि हम कुछ भी कह लें कि हम तो बहुत आध्यात्मिक हैं या फिर हम इसमें वर्ल्डली परस्यूट्स के पीछे भागने वाले नहीं हैं, लेकिन हकीकत ये है कि पैसे के बिना भी कुछ भी नहीं है। पैसे के बिना कुछ भी नहीं है और इसी पैसे की वजह से हम इन कार्यों को कर रहे हैं। हम जो भी हमारा टारगेट होता है उसमें लगे रहते हैं, और लेकिन क्या वो पैसे, वो शोहरत जिसे आप पाना चाहते हैं, क्या वो अपने आप आपके पास चलकर आ जाएगी? नहीं। बिल्कुल इसी रूप में जो बर्ट क्रूज है वो बिल्कुल साफ साफ इस बात को कहते हैं कि जो पार्किंग के पैरामीटर्स हैं वो हमें ये शिक्षा देते हैं कि अगर आपने देखा होगा कि पार्किंग में गाड़ी पार्क रहती है और वो पार्क रहती है तो वो बिल्कुल खड़ी रहती है, शांत अवस्था में खड़ी रहती है, और बल्कि उस पार्किंग का हमें क्या देना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है, भुगतान करना पड़ता है। खड़े खड़े हमें अपनी जेब से पैसा देना पड़ रहा है। तो कहने का मतलब कुछ ना कुछ काम करते रहो। ये अगर जो हम ह्यूमन लाइफ में इस बात को उतारें तो कुछ ना कुछ काम करते रहो। अपने टारगेट को अचीव करने में दिन रात एक कर दो, तब आप पैसा नहीं खोएंगे, बल्कि पैसा आपके पास चलकर आएगा। क्योंकि जो सक्सेस जो आपको मिलेगी उसके माध्यम से वो मनी भी आपको मिलेगा, वो पैसा भी आपको मिलेगा। तो कुल मिलाकर रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। और रुक गए तो फिर तो ब्रेक लग गए तो फिर गाड़ी रुक जाएगी, और गाड़ी रुक गई तो फिर वो प्रॉस्पेरिटी कहां से मिलेगी, वो पैसा कहां से मिलेगा, वो जो आपकी एक इच्छा है, वो जो आपकी एक एम्बिशन है कुछ कर गुजर जाने की, वो कहां से आएगी? तो दोस्तों आपको अपनी मेहनत सच्ची लगन के साथ करते रहना है और उसमें मेरा जितना सहयोग हो सकेगा मैं आपके साथ उस आपकी सफलता का छोटा सा हिस्सा जरूर बनूंगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के क्रिटिकल पॉइंट्स। और सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो ये है, शेक्सपियर को ये कहा गया था स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड। स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड। दोस्तों ये स्टेटमेंट शेक्सपियर के बारे में कहा गया था, स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड। और ये किसने कहा था? ये स्टेटमेंट कहा था जॉन मिल्टन ने। जॉन मिल्टन के द्वारा कहा गया ये स्टेटमेंट था। क्या था? स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड। अब ये कैसे याद करें, किस तरह से याद करें? तो ये याद करना बहुत आसान हो जाएगा। किस तरह से आसान हो जाएगा कि अगर जो हम ये करें कि स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड, इसको कैसे याद रखें, तो आप ये लिख दीजिए, जॉन मिल्टन को फैंसी शेक्सपियर बहुत स्वीट लगते थे। इससे आसान ट्रिक इसकी कुछ नहीं हो सकती। जॉन मिल्टन को फैंसी शेक्सपियर बहुत स्वीट लगते थे। फैंसी शेक्सपियर आ गया, जॉन मिल्टन आ गया, तो इतना ही आपके लिए काफी है। जॉन मिल्टन को फैंसी शेक्सपियर बहुत फैंसी थे, ये तो बात आप जानते भी हैं, रॉयल थे शेक्सपियर। लेकिन यहां पर जो
है वो उसका मीनिंग कुछ और होता है, लेकिन हम उसको ट्रिकी वे में बहुत एंटरटेनिंग बनाकर मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूं, ताकि आपके माइंड में चीज़ें बिल्कुल फिट हो जाए, वो पिक्चर बिल्कुल विजिबल हो, बिल्कुल क्लियर हो। जॉन मिल्टन को फैंसी शेक्सपियर बहुत स्वीट लगते थे। इस तरह से आप इस कोटेशन को याद रख लीजिए, इस कमेंट को आप याद रख लीजिए, और मैं कहता हूं कि आप भूल नहीं पाएंगे अगर जो आप सच्चे दिल के साथ पढ़ रहे होंगे। इसके बाद दोस्तों ये स्टेटमेंट आता है, द बार्ड ऑफ एवन। ये स्टेटमेंट है द बार्ड ऑफ एवन। ये आप जानते हैं जो शेक्सपियर है, शेक्सपियर को बार्ड ऑफ एवन किसने कहा था? रॉबर्ट बर्न्स। रॉबर्ट बर्न्स ने शेक्सपियर को द बार्ड ऑफ एवन का नाम दिया था। रॉबर्ट बर्न्स ने शेक्सपियर को क्या दिया था? द बार्ड ऑफ एवन कहकर मतलब पुकारा था, या फिर द बार्ड ऑफ एवन का नाम उन्होंने दिया था। अब इसको आप याद कैसे करें, ठीक है ना, किस तरह से आप इसको याद करेंगे? तो इसे याद करने का बहुत आसान तरीका है। रॉबर्ट बर्न्स बार्ड ऑफ एवन, ब्रैकेट में शेक्सपियर हम लिख लेते हैं। शेक्सपियर से मिलने गए थे। रॉबर्ट बर्न्स बार्ड ऑफ एवन यानी कि शेक्सपियर से मिलने गए थे। आपने ये हिंदी में स्टेटमेंट याद कर लिया तो ये आपका कंप्लीट कमेंट तैयार हो जाता है। रॉबर्ट बर्न्स बार्ड ऑफ एवन शेक्सपियर से मिलने गए थे। द बार्ड ऑफ एवन किसको कहा गया है? रॉबर्ट बर्न्स को। कभी ऐसा होता है कि इंग्लिश की फ्रेजेस या फिर इंग्लिश के जो सेंटेंसेस वो इजीली याद नहीं हो पाते, तो उसके लिए ट्रिक है दोस्तों। रॉबर्ट बर्न्स बार्ड ऑफ एवन शेक्सपियर से मिलने गए थे, ठीक है ना। बार्ड ऑफ एवन जिनको शेक्सपियर कहा गया, और किसने कहा? रॉबर्ट बर्न्स ने कहा। तो रॉबर्ट बर्न्स बार्ड ऑफ एवन यानी कि शेक्सपियर से मिलने गए थे। इसके बाद ये क्वेश्चन नेक्स्ट आता है, स्वीट, जो इनको कहा जाता है स्वीट स्वान ऑफ एवन। स्वीट स्वान ऑफ एवन कहा गया है, स्वीट स्वान ऑफ एवन। स्वीट स्वान ऑफ एवन कहा गया है, किसको कहा गया है? विलियम शेक्सपियर को कहा गया है स्वीट स्वान ऑफ एवन। और किसने कहा है? बेन जॉनसन ने कहा है शेक्सपियर को स्वीट स्वान ऑफ एवन। बेन जॉनसन ने शेक्सपियर को कहा है। अब कैसे इसको याद करें? तो ये आप ऐसे याद कर सकते हैं कि बेन जॉनसन ने बताया, बेन जॉनसन ने बताया था कि शेक्सपियर जो थे प्यारे स्वान की तरह थे। किसकी तरह थे? प्यारे स्वान की तरह थे। इस तरह से आप इसे याद रख लेंगे। शेक्सपियर, बेन जॉनसन ने बताया था कि शेक्सपियर प्यारे स्वान की तरह थे। स्वीट स्वान ऑफ एवन, स्वीट स्वान ऑफ एवन अगर जो आ जाता है तो आप कैसे याद करेंगे इसको दोस्तों? उस समय आप याद करेंगे कि बेन जॉनसन ने बताया था कि शेक्सपियर प्यारे स्वान की तरह थे। क्या बताया था बेन जॉनसन ने? बेन जॉनसन ने बताया था कि शेक्सपियर प्यारे स्वान की तरह थे। ये इतना आसान तरीका है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। और क्रिटिकल पॉइंट्स को याद करने की मैं एक ऐसी ट्रिक बता रहा हूं कि अगर आपने एक बार इस ट्रिक को फॉलो कर लिया तो शायद ही आप कभी से भूल पाएंगे। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड, ये किसने कहा था? शेक्सपियर को मिल्टन ने कहा था। इसे याद कैसे रखें दोस्तों? ये ट्रिक याद रख लीजिए, जॉन मिल्टन को फैंसी शेक्सपियर बहुत स्वीट लगते थे। जॉन मिल्टन को फैंसी शेक्सपियर बहुत स्वीट लगते थे। ये आप याद रख लेंगे तो आपको ये कमेंट आपको एग्जाम में आ जाएगा, तो आप इसको इजीली कर देंगे। द बार्ड ऑफ एवन, रॉबर्ट बर्न्स ने द बार्ड ऑफ एवन का नाम दिया था शेक्सपियर को, तो रॉबर्ट बर्न्स बार्ड ऑफ एवन से मिलने गए थे, ठीक है ना। स्वीट स्वान ऑफ एवन बेन जॉनसन ने कहा, स्वीट स्वान ऑफ एवन। तो बेन जॉनसन ने बताया था कि शेक्सपियर प्यारे स्वान की तरह थे। शेक्सपियर स्वीट स्वान की तरह थे या फिर शेक्सपियर प्यारे स्वान की तरह थे, किसने बताया? ये बेन जॉनसन ने बताया था। किसने बताया था दोस्तों? ये बेन जॉनसन ने बताया था। आपको इतना ध्यान रखना है, अगर जो आपने इसे इस तरह से याद रख लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने की और आप इजीली इसको कर पाएंगे।
इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ये स्टेटमेंट है साथियों कि आई विश आई कुड राइट अ प्ले लाइक ट्वेल्थ नाइट। ये स्टेटमेंट कहा गया था, शेक्सपियर के प्ले से जुड़ा हुआ है। आप जानते हैं कि ट्वेल्थ नाइट जो है शेक्सपियर का फेमस प्ले है। तो आई विश आई कुड राइट अ प्ले लाइक ट्वेल्थ नाइट किसने कहा था? ये स्टेटमेंट दोस्तों कहा था जीबी शाह ने। किसने कहा था ये स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट जीबी शाह का स्टेटमेंट है। अब इसको याद कैसे करें? आप इंग्लिश में इस तरह से याद नहीं कर पा रहे, आई विश आई कुड राइट अ प्ले लाइक ट्वेल्थ नाइट सेड बाय जीबी शाह, तो इतना याद रख लीजिए, जीबी शाह ट्वेल्थ नाइट जैसा प्ले लिखना चाहते थे। इतना याद रख लीजिए, जीबी शाह ट्वेल्थ नाइट जैसा प्ले लिखना चाहते थे। इतना याद रख लीजिए, आराम से याद हो जाएगा। आई विश आई कुड राइट अ प्ले लाइक ट्वेल्थ नाइट, तो जीबी शाह ट्वेल्थ नाइट जैसा प्ले लिखना चाहते थे। ट्वेल्थ नाइट जो कि प्ले है किसका लिखा हुआ है? जो कि विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ प्ले है। ऐसा प्ले कौन लिखना चाहते थे? जीबी शाह लिखना चाहते थे, जॉर्ज बर्नार्ड शाह। तो आप इतना याद रख लीजिए कि जीबी शाह ट्वेल्थ नाइट जैसा प्ले लिखना चाहते थे। आई एडमायर हिम बट आई लव शेक्सपियर। ध्यान रखना, आई एडमायर हिम बट आई लव शेक्सपियर। आई एडमायर हिम बट आई लव शेक्सपियर। इसको कैसे याद रखें, किसने कहा, पहले तो यह समझना जरूरी है। ये दोस्तों कहा गया था जॉन ड्राइडन के द्वारा। किसने कहा था ये स्टेटमेंट? ये जॉन ड्राइडन ने कहा था। जॉन ड्राइडन ने क्या कहा था? जॉन ड्राइडन ने कहा था आई एडमायर हिम बट आई लव शेक्सपियर। मैं उसकी प्रशंसा करता हूं लेकिन मैं शेक्सपियर से प्यार करता हूं। शेक्सपियर मुझे बहुत पसंद है। लव मतलब बहुत पसंद होना। जब लाइक की एक्सेस हो जाती है, लव हो जाता है, तो शेक्सपियर मुझे बहुत पसंद है। अब हिम कौन है यहां पर? हिम कौन है? हिम है हमारा बेन जॉनसन। ध्यान रखना, हिम जो है यहां पर किसके लिए है? बेन जॉनसन के लिए है हिम। तो किसकी एडमायर करते हैं ड्राइडन? बेन जॉनसन की एडमायर करते हैं। बट आई लव शेक्सपियर, लेकिन लव किससे करते हैं? शेक्सपियर से करते हैं। अब इसको आप कैसे याद रखें? इसको आप कैसे याद रखें? तो इसको याद रखने का तरीका यह है दोस्तों, आप सिंपल ये याद रख लीजिए कि जॉन ड्राइडन शेक्सपियर से प्यार करते थे। तो गाना तो सुना होगा आपने, आदमी हूं आदमी से प्यार करता हूं। तो वही सिचुएशन यहां पर मान लीजिए, फनीएस्ट वे में आप समझने की कोशिश कीजिए। एंटरटेनिंग होने वाला है आपके लिए, बस समझ जाइए। कैसे भी समझिए, एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। जॉन ड्राइडन विलियम शेक्सपियर से प्यार करते थे। अब यहां पर इस लव का मतलब प्यार करने से नहीं है, ये तो लव का मतलब है बहुत ज्यादा पसंद से है यहां पर लव का मतलब। लेकिन इसको ट्रिकी वे में समझने के लिए हमने क्या कर दिया, जॉन ड्राइडन विलियम शेक्सपियर से प्यार करते थे। अब आप इसको भूलेंगे नहीं, इसको आसानी से याद रख लेंगे। तो जब भी बात आएगी आई लव शेक्सपियर, आपको याद आ जाएगा, अच्छा जॉन ड्राइडन सर ने बताया था कि जॉन ड्राइडन को शेक्सपियर से एक लगाव था, शेक्सपियर से एक मोहब्बत थी, शेक्सपियर से एक प्यार था। तो जॉन ड्राइडन विलियम शेक्सपियर से प्यार करते थे। तो इस तरह से आप इसको याद रख लेंगे। और एडमायर किसकी करते थे? बेन जॉनसन की एडमायर करते थे। लेकिन जो लाइक वो करते थे मोस्ट, वो शेक्सपियर को करते थे। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा, इतना भी आपको समझ में आसानी से आ गया होगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे मैं आपको बताता हूं
एक स्टेटमेंट आता है, शेक्सपियर मैजिक कुड नॉट बी कॉपीड। शेक्सपियर मैजिक कुड नॉट बी कॉपीड। ये लाइन आती है, शेक्सपियर मैजिक कुड नॉट बी कॉपीड। ये जो लाइंस आती हैं दोस्तों, ये किसने कही थी? शेक्सपियर मैजिक कुड नॉट बी कॉपीड। तो योर आंसर विल बी जॉन ड्राइडन। ये जॉन ड्राइडन ने कही थी। शेक्सपियर मैजिक कुड नॉट बी कॉपीड, शेक्सपियर के जादू को कॉपी नहीं किया जा सकता। तो ये लाइंस किसने कही थी? जॉन ड्राइडन ने कही थी। आपको कैसे याद रखनी है? आपको यह याद रखना है, जॉन ड्राइडन शेक्सपियर के जादू को कॉपी नहीं कर पाए। इतना याद रख लेना, जॉन ड्राइडन शेक्सपियर के जादू को कॉपी नहीं कर पाए। जॉन ड्राइडन शेक्सपियर के जादू को कॉपी नहीं कर पाए। इतना याद रह गया तो आप आसानी से इसे कर लेंगे। और क्या याद रखना है कि जॉन ड्राइडन शेक्सपियर के जो जादू था उनका, उसको कॉपी नहीं कर पाए थे। जॉन ड्राइडन शेक्सपियर के जादू को कॉपी नहीं कर पाए थे। शेक्सपियर मैजिक कुड नॉट बी कॉपीड। तो आपको यह याद रखना है, बात वो अपने लिए नहीं कह रहे, बात तो वो सभी के लिए कह रहे हैं कि शेक्सपियर के मैजिक को तो कॉपी किया ही नहीं जा सकता। लेकिन हम स्पेशली जॉन ड्राइडन को लेंगे यहां पर, क्योंकि हमें तो कमेंट याद कराना है। तो ऐसी सिचुएशन में जॉन ड्राइडन शेक्सपियर के जादू को कॉपी नहीं कर पाए, ऐसे याद हो जाएगा। और ये जो था, आई विश आई कुड राइट अ प्ले लाइक ट्वेल्थ नाइट, तो आप क्या लिखेंगे इसका? जीबी शाह ट्वेल्थ नाइट जैसा प्ले लिखना चाहते थे। आई एडमायर हिम बट आई लव शेक्सपियर, तो मैं उनकी प्रशंसा करता हूं, मतलब किसकी? बेन जॉनसन की, लेकिन मुझे जो पसंद है बहुत ज्यादा वो शेक्सपियर है। तो जॉन ड्राइडन शेक्सपियर से प्यार करते थे। जब भी लव की बात आ जाए, आई लव शेक्सपियर, तो लव कौन करता है शेक्सपियर से? ड्राइडन करता है। इतना याद रख लीजिए कि जॉन ड्राइडन विलियम शेक्सपियर से प्यार करते थे। आपको यह कमेंट बिल्कुल आसानी से तैयार हो जाएगा। शेक्सपियर मैजिक कुड नॉट बी कॉपीड, शेक्सपियर के मैजिक को कॉपी नहीं किया जा सकता। तो ये शेक्सपियर का जो मैजिक है उसको कॉपी नहीं किया जा सकता। ये जॉन ड्राइडन कहते हैं कि जॉन ड्राइडन शेक्सपियर के जादू को कॉपी नहीं कर पाए। ये आपको इसमें याद रखना होगा। इस तरह से आप इसे इजीली समझ लेंगे। ये हो गया आपका। फिर इसके बाद ये सेंटेंस आता है दोस्तों, नोर 7th centuries could orbit and some of Shakespeare's wit। ये स्टेटमेंट है, नोर 7th centuries could hit and orbit some of Shakespeare's wit। शेक्सपियर्स विट, ये सबसे पहले तो ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये बात किसने कही थी। किसने कहा था दोस्तों? ये कहा था राल्फ वॉल्डो एमरसन ने। एक्सक्यूज मी, ये स्टेटमेंट जो दिया था किसने दिया था? ये स्टेटमेंट आया था राल्फ वॉल्डो एमरसन का। ठीक है ना? किसका स्टेटमेंट था दोस्तों? ये राल्फ वॉल्डो एमरसन का स्टेटमेंट था कि नोर 7th century could hit and orbit some of Shakespeare's wit, कि 7 शताब्दी तक भी जो शेक्सपियर का जो एक सम है, मतलब कुल मिलाकर जो शेक्सपियर की एक पार है, उसको आप जो है एक तरह से डिनाई नहीं कर सकते या हिट नहीं कर सकते। ऐसा स्टेटमेंट किसने कहा था? राल्फ वॉल्डो एमरसन ने कहा था। तो अब इसको आप याद कैसे करें? क्या ट्रिकी तरीका हो जिससे आप इसको समझ जाएं? तो आप इतना याद करेंगे कि एमरसन 7 शताब्दी तक भी शेक्सपियर जैसे नहीं बन पाएंगे। हम इसे ऐसे याद कर लेते हैं, एमरसन
7 शताब्दी तक भी शेक्सपियर जैसे नहीं बन पाएंगे। जो एमर्सन है वो 7 शताब्दी तक भी शेक्सपियर जैसे नहीं बन पाएंगे। जब बात 7th सेंचुरीज की आ जाए तो आपका आंसर होगा एमर्सन, राल्फ वॉल्डो एमर्सन। और आप लिखेंगे कि एमर्सन 7 शताब्दी तक भी शेक्सपियर के जैसे नहीं बन पाएंगे। और इस तरह से आप इजीली इसको तैयार कर लेंगे, इसमें मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको आसानी से ये तैयार हो जाएगा। तो एमर्सन 7 शताब्दी तक भी शेक्सपियर जैसे नहीं बन पाएंगे, इस तरह से इसे आपको याद रखना है, इसको माइंड में इस तरह से आपको सेट करना है। तो उम्मीद है कि ये जो कमेंट्स मैंने अभी आपको बताए ये आपके तैयार हो गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम आपने एक बहुत फेमस कमेंट है, इनको शेक्सपियर के वर्क को लेकर, स्पेशली हैमलेट को लेकर, और हैमलेट के ऊपर कमेंट किया जाता है कि हैमलेट इज एन आर्टिस्टिक फेलियर। हैमलेट इज एन आर्टिस्टिक फेलियर। ये स्टेटमेंट है, हैमलेट इज एन आर्टिस्टिक फेलियर। ये आपको मालूम भी होगा कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था, ये टीएस इलियट ने कहा था। टीएस इलियट ने क्या कहा था, टीएस इलियट ने हैमलेट को आर्टिस्टिक फेलियर का नाम दिया था, ये आर्टिस्टिक फेलियर है। अब इसको याद कैसे रखें कि माइंड में बिल्कुल सेट हो जाए और हम भूलें ही ना कभी। ये कमेंट याद करने का तरीका क्या हो सकता है दोस्तों, इस कमेंट को याद करने का तरीका यह है कि इलियट का स्टूडेंट हैमलेट आर्ट में फेल हो गया था। क्या याद करेंगे आप, जितना फनी हो सकता है उतना हम ले लेते हैं, लेकिन हमें पर्पस है याद करना। तो इलियट का स्टूडेंट हैमलेट, इलियट का स्टूडेंट कौन था, हैमलेट, और वो किस में फेल हो गया, आर्ट में फेल हो गया था। इलियट का स्टूडेंट जो था हैमलेट वो आर्ट में फेल हो गया था। इलियट का स्टूडेंट हैमलेट आर्ट में फेल हो गया था। अब इसमें आपको कैसे पता चला, फेल की बात आ रही है, फेलियर आ गया। देखिए आप, आर्ट की बात आ रही है, आर्टिस्टिक आ गया। किसने कहा, टीएस इलियट ने कहा, तो इलियट आ गया। इलियट का स्टूडेंट हैमलेट आर्ट में फेल हो गया था। इतना तो याद रख सकते हैं कि इलियट का स्टूडेंट हैमलेट किस में फेल हो गया था, आर्ट में फेल हो गया था। तो आर्टिस्टिक फेलियर का हमने इसको नाम दिया। तो ये उन्होंने ये बताया कि हैमलेट जो है इज एन आर्टिस्टिक फेलियर, हैमलेट आर्टिस्टिक फेलियर है। तो आपको याद कैसे रखना है कि इलियट का जो स्टूडेंट है हैमलेट वो आर्ट में फेल हो गया। इलियट का स्टूडेंट हैमलेट किस में फेल हो गया, आर्ट में फेल हो गया। ऐसे आप याद रख लीजिए और आसानी से ये आपके तैयार हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से आप इसको आसानी से तैयार कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से आपके तैयार होने वाला है। अब एक स्टेटमेंट और आता है, उसे भी मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, और ये जो आज की हमारी क्लास है ये ओपन टू ऑल है। जो हमारे जो फ्री मेंबर्स हैं उनके लिए भी मैंने आज इस क्लास को पब्लिक कर दिया है। तो आप इस क्लास को आप सभी देखिए, एंजॉय कीजिए और समझिए कि किस प्रकार से कि क्रिटिकल जो कमेंट है उनको भी ट्रिक में तैयार किया जा सकता है। जो हमारे क्रिटिकल कमेंट्स होते हैं उनको अगर आप ट्रिक में तैयार करते हैं, और विच इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की कोई क्रिटिकल कमेंट्स को आपको ट्रिक में तैयार करा रहा होगा, ऐसा मैं आपके साथ यहां पर कर रहा हूं। दोस्तों अगर आप भी इस क्लास का हिस्सा बनना चाहते हैं, जो मेंबर्स जिन्होंने अभी तक क्लास को ज्वाइन नहीं किया है वो इस क्लास का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके लिए आप मेरे नंबर 9756055255 पर कांटेक्ट करें। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करें और आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हमारी पेड क्लास है। और जो इसके चार्जेस है, जो फी है, वो मैं आपको बता दूंगा। उसकी जानकारी आपको इस नंबर पर मिल जाएगी जब आप कॉल करेंगे। 9756055255 पर आपको कॉल करके कंफर्म करना है इस नंबर पर, और आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं जिसने क्लास अभी तक ज्वाइन नहीं की है। क्योंकि ये जो वीडियो है आज की, ये ऑन डिमांड मैंने पब्लिक की है, क्योंकि
जो कैंडिडेट्स थे, फ्री मेंबर्स थे हमारे, वो ये कह रहे थे सर हमारे लिए भी कुछ ना कुछ तो वीडियो बना ही दिया करो। एक्चुअली टाइम इतना होता नहीं है, ऑफलाइन वीडियोस भी बनानी होती हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं, तो इस चक्कर में मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ। ऑलरेडी आपका मैंने बल्कि 60-70 वीडियोज़ हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जो मेरी प्ले लिस्ट है यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश की प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर है, उसमें मोर देन 60 और 70 वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जो कि इस कोर्स से अलग है, जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग वे में मैंने आपको पढ़ाई है, आप उनको भी आप स्टडी कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं टाइम टू टाइम 1-2 वीडियोस जो है अपनी पेड क्लासेस वाली वीडियोस भी 1-2 पब्लिक करता हुआ चलता हूं, ताकि आप लोग भी जो है इसका हिस्सा बन सकें। और अगर जो आप एक अपने सीरीज में क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट करें मेरे नंबर पर। इसमें क्या होगा, सीक्वेंस में आपको क्लासेस मिलेंगी जब आप पेड क्लासेस ज्वाइन करते हैं, और आपका कुछ भी मिस नहीं होगा और आप आसानी से समझ पाएंगे। तो दोस्तों बात हम कर रहे थे, आगे चल रहे थे, ये मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट क्रिटिकल स्टेटमेंट क्या आता है, ये आता है इट इज टू डेयरिंग टू फैंसी शेक्सपियर। इट इज टू डेयरिंग टू फैंसी शेक्सपियर। ये आता है इट इज टू डेयरिंग टू फैंसी शेक्सपियर। ये स्टेटमेंट है इट इज टू डेयरिंग टू फैंसी शेक्सपियर। किसने कहा था ये दोस्तों? ये बात कही थी जॉन कीट्स ने। जॉन कीट्स ने कहा था इट इज टू डेयरिंग टू फैंसी शेक्सपियर। अब इसको कैसे याद करें? इसको याद करना बहुत आसान है, आपको केवल क्या याद करना है? जॉन कीट्स ने फैंसी शेक्सपियर से मिलने का डेयर किया, मतलब या फिर हिम्मत की। जॉन कीट्स ने फैंसी शेक्सपियर से मिलने का डेयर किया। इस तरह से आप इसको याद रख लीजिए तो आपको याद हो जाएगा। फैंसी शेक्सपियर आ रहा है, डेयरिंग भी आ रहा है, तो डेयर हमारा आ गया ये, और फैंसी शेक्सपियर आ गया। जॉन कीट्स ने कहा, किसने कहा? जॉन कीट्स ने फैंसी शेक्सपियर से मिलने का डेयर किया। दिस इज द ट्रिक। ये क्या है? ट्रिक है इसको याद करने की, और इस तरह से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। इससे आसान तरीका दोस्तों कुछ नहीं हो सकता। अगर जो आपको क्रिटिकल पॉइंट्स को माइंड में सेट करना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बशर्ते मैं आपसे ये कहता हूं तैयार तो पूरा ही होना चाहिए, लेकिन एग्जाम के टाइम पे माइंड में ऐसा होता है कि हौच-पौच हो जाता है सब कुछ, कि दिमाग में नहीं आ पाता कि कैसे क्या करें हम, माइंड से चीजें उड़ जाती हैं। तो वहां पर ऐसी ट्रिकी मेथड जो होते हैं वो काम आते हैं, और उस समय वो चीज आपके माइंड में स्ट्राइक कर जाती है, बशर्ते आपने याद किया हुआ है। उसके बावजूद भी ये जो ट्रिकी मेथड है ये बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि ट्रिक एकदम दिमाग में आती है। अच्छे सर ने बताया था कि जॉन कीट्स जो थे उन्होंने शेक्सपियर से मिलने का डेयर किया था, तो आपको एकदम याद आ जाता है इट इज टू डेयरिंग टू फैंसी शेक्सपियर। दोस्तों ये इसका मीनिंग नहीं है, ये केवल एक ट्रिक है जिससे मैं आपको समझा रहा हूं, और ताकि आप आसानी से इसको समझ सकें। अब नेक्स्ट कमेंट आप देखना कि कितना एक अजीब वे में मैं आपको सिखाने वाला हूं, एज फनी एज वी कैन, लेकिन उसके साथ साथ ये ऐसा होना चाहिए, इट मस्ट बी वर्ड ऑफ नॉलेज। आप उस चीज को समझ सकें, उस चीज को गेट कर सकें, उस तरह से मैं समझाने की यहां पर कोशिश कर रहा हूं। अब स्टेटमेंट क्या है? ये एक स्टेटमेंट शेक्सपियर के ऊपर आता है, स्पेशली हैमलेट को लेकर आता है कि हैमलेट इज अ कोर्स एंड बार्बरस प्ले। हैमलेट इज अ कोर्स एंड अ बार्बरस प्ले। ठीक है ना? हैमलेट जो है वो कैसा प्ले है? कॉर्स एंड बार्बरस प्ले है। तो हैमलेट को क्या कहा गया? हैमलेट इज अ कॉर्स एंड बार्बरस प्ले माना गया है हैमलेट को। और ये दोस्तों किसने कहा है स्टेटमेंट? ये भी जानना जरूरी है, किसने कहा है ये स्टेटमेंट? कहा गया वोल्टेयर के द्वारा।
ये स्टेटमेंट वोल्टेयर ने कहा है। और क्या कहा है वोल्टेयर ने? हैमलेट इज अ कॉर्स एंड बार्बरस प्ले। हैमलेट जो है वो एक कॉर्स और बार्बरस प्ले है। इट इज द स्टेटमेंट गिवन बाय वोल्टेयर, ये वोल्टेयर का स्टेटमेंट है। तो अब ऐसे आप इसको याद कैसे करें? ऐसे याद करना कठिन हो रहा है कि हैमलेट इज अ कॉर्स एंड बार्बरस प्ले, इतने सारे क्रिटिकल कमेंट्स ऑलरेडी हैं। तो इसको याद करने की ट्रिक क्या हो सकती है? किस ट्रिक से आप इसे याद कर सकते हैं? आप इतना याद रख लीजिए कि वोल्टेयर के कोर्स में हैमलेट बार बार आता है। वोल्टेयर के इस कोर्स को हमने दूसरा कोर्स कर दिया, कोर्स बदल दिया कि कोर्स में हैमलेट, और बार बार ये आप देख लोगे बारबरस दे रखा है तो इसको हमने बार बार में चेंज कर दिया। हैमलेट के कोर्स वोल्टेयर के कोर्स में हैमलेट बार बार आता है। ये बार बार बारबरस से हमने इसको तोड़ दिया, कॉर्स को कॉर्स से तोड़ दिया। तो वोल्टेयर के कोर्स में हैमलेट बार बार आता है। इस तरह से आप याद रख लेंगे तो ये ट्रिकी मेथड आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ये क्रिटिकल कमेंट्स को याद करने के लिए इससे आसान तरीका नहीं हो सकता है। तो इसको आप बिल्कुल, जो मैं आपकी ट्रिक बता रहा हूं उसको आप 2-3 बार, मैं कहता हूं कि याद भी ना करो, वीडियो को 2-3 बार सुन लो। आपने 2-3 बार इस वीडियो को सुन लिया तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्रिटिकल कमेंट्स जो सबसे कठिन होते हैं विलियम शेक्सपियर को लेकर, क्रिटिकल कमेंट्स जो सबसे कठिन होते हैं उनको याद करना और अपने दिमाग में सेट कर पाना, उनको याद करने की एक आसान सी ट्रिक अब आपके पास है। तो इस ट्रिक को आप फॉलो कीजिए और याद कर लीजिए। कुल मिलाकर ये मान लीजिए कि वोल्टेयर के कोर्स में हैमलेट बार बार आता है। तो ये स्टेटमेंट आपको इस तरह से याद हो जाएगा, वोल्टेज इज कॉर एंड बारबरस। बारबरस से बार बार आपका दिमाग में बैठ जाएगा। अच्छा, सर ने बताया था कि बारबरस बार बार आता है। और कोर्स तो किसके कोर्स में आता है? वोल्टेयर के कोर्स में आता है। तो वोल्टेयर के कोर्स में हैमलेट कैसे आता है? बार बार आता है। इस तरह से आप इसको दिमाग में बिठा लीजिए। इसके बाद फिर हम बढ़ते हैं ये आता है इन अ वर्ल्ड ही इज अ यूनिवर्सल पोएट। इन अ वर्ल्ड ही इज अ यूनिवर्सल पोएट, ये स्टेटमेंट किसने कहा था? ये स्टेटमेंट था हमारा डब्ल्यू.जे. लॉन्ग का। ये स्टेटमेंट किसने दिया था दोस्तों? ये स्टेटमेंट दिया था डब्ल्यू.जे. लॉन्ग ने। ये स्टेटमेंट दिया था इन अ वर्ल्ड ही इज अ यूनिवर्सल पोएट। अगर एक शब्द में कहें तो वो कैसे पोएट है? वो यूनिवर्सल पोएट है। कौन यूनिवर्सल पोएट है? विलियम शेक्सपियर यूनिवर्सल पोएट है। किसने कहा था ये डब्ल्यू.जे. लॉन्ग ने कहा था। तो आप कैसे इसको ट्रिकी वे में समझेंगे? आप सिंपली ये याद रख लीजिए, लॉन्ग यूनिवर्स के पोएट शेक्सपियर से मिले थे। क्या याद रखेंगे आप? लॉन्ग यूनिवर्स के पोएट शेक्सपियर से मिले थे। इस तरह से आप इसको माइंड में सेट कर लीजिए, पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और बढ़िया हो जाएगा। इन ए वर्ड ही इज अ यूनिवर्सल पोएट, तो आपको याद रखना है केवल क्या? लॉन्ग यूनिवर्स के पोएट शेक्सपियर से मिले थे। कौन मिले थे? लॉन्ग मिले थे। यूनिवर्सल पोएट यहां पर आ रहा है, ये यूनिवर्स आ गया, ठीक है। और किससे कौन मिला था? लॉन्ग मिला था। तो लॉन्ग ने कहा था ये स्टेटमेंट, तो लॉन्ग आ गया। लॉन्ग यूनिवर्स के पोएट शेक्सपियर से मिले थे। इस तरह से आपको ये बिल्कुल, जब ये स्टेटमेंट एग्जाम में आएगा इन अ वर्ड इज अ यूनिवर्सल पोएट और आपको ऑप्शन में लॉन्ग दिख जाएगा तो एकदम दिमाग में ये वाली लाइन आ जाएगी, लॉन्ग यूनिवर्स के पोएट शेक्सपियर से मिले थे, कोई और नहीं मिला था आलतू फालतू आदमी। कौन मिले थे? डब्ल्यू.जे. लॉन्ग मिले थे। ऐसा केवल आपको मानना है दोस्तों, क्योंकि ये ट्रिकी मेथड है, केवल समझने का ये तरीका है। तो जितना भी एंटरटेनिंग वे में आप समझ सकते हैं उतना समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। उससे आपको आसानी से तैयार हो जाएगा ये। अब देखो नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, जो कमेंट है इनके ऊपर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में ये पॉइंट पूछ लिया जाता है। एग्जाम में अक्सर ये वाला पॉइंट आ जाता है। और दोस्तों ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट ये है कि शेक्सपियर हैज नो हीरोज बट ओनली हीरोइंस। शेक्सपियर हैज नो हीरोज
बट ओनली हीरोइंस। शेक्सपियर के ऊपर क्या कहा गया कि शेक्सपियर हैज नो हीरोज बट ओनली हीरोइंस। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल कमेंट्स एंड सेड बाय, ये किसने कहा था? ये जॉन रस्किन ने कहा था। जिसको याद हो जाता है अच्छी बात है, ये याद नहीं हो पाता तो इसकी ट्रिक क्या है, इसे कैसे याद करें? अब आप इसको ये समझ लीजिए, जॉन रस्किन को शेक्सपियर की हीरोइन से ज्यादा लगाव था। जॉन रस्किन को शेक्सपियर की हीरोइंस से बहुत ज्यादा लगाव था। किसको लगाव था? किससे? जॉन रस्किन को लगाव था। जॉन रस्किन को शेक्सपियर की हीरोइंस से बहुत ज्यादा लगाव था। जॉन रस्किन को किससे लगाव था? जॉन रस्किन को शेक्सपियर की हीरोइन से ज्यादा लगाव था। इस तरह से आप इसको याद रख लीजिए और दिमाग में ट्रिक एकदम आसानी से आ जाएगी। शेक्सपियर हैज नो हीरोज बट ओनली हीरोइंस, की शेक्सपियर के नाटकों में हीरो के नहीं है बल्कि हीरोइंस की इंपॉर्टेंस थी। और यहां पर और एक बात और मैं आपको बता दूं, शेक्सपियर के जो प्ले हुआ करते थे दोस्तों, वहां पर जो मेल कैरेक्टर होते थे वही फीमेल का रोल अदा किया करते थे। अब इसके बाद ये स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूं कि एक और स्टेटमेंट जो शेक्सपियर को लेकर कही गई है और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछ ली जाती है, उसका भी हम स्टार्ट करते हैं। एन अपस्टार्ट क्रो, एन अपस्टार्ट क्रो। एन अपस्टार्ट क्रो शेक्सपियर को आपको मालूम होगा किसने कहा था? एन अपस्टार्ट क्रो जो शेक्सपियर को कहा गया था वो रॉबर्ट ग्रीन ने कहा था। किसने कहा था? रॉबर्ट ग्रीन। रॉबर्ट ग्रीन ने शेक्सपियर को एन अपस्टार्ट क्रो कहा था। अब किस तरह से आप इसको याद रखें? क्रो मींस कौवा होता है और आपको पता है कि रॉबर्ट ग्रीन का आपको याद रखना है, रॉबर्ट ग्रीन का कौवा शेक्सपियर के पास पहुंच गया। रॉबर्ट ग्रीन का कौवा किसके पास पहुंच गया? शेक्सपियर के पास पहुंच गया। इस तरह से आप याद रख लीजिए बस। रॉबर्ट ग्रीन का कौवा शेक्सपियर के पास पहुंच गया। रॉबर्ट ग्रीन का कौवा शेक्सपियर के पास पहुंच गया, ये इसकी इजी ट्रिक है। इस तरह से इसको आप माइंड में सेट कर लीजिए, पिक्चर बहुत इजी और बढ़िया हो जाएगी। एन अपस्टार्ट क्रो सेड बाय रॉबर्ट ग्रीन। किसने कहा? रॉबर्ट ग्रीन ने कहा। और इसको याद करने का तरीका, रॉबर्ट ग्रीन का कौवा शेक्सपियर के पास पहुंच गया, रॉबर्ट ग्रीन का क्रो शेक्सपियर के पास पहुंच गया। तो ये बात जो थी ये किसने कही? ये बात कही थी रॉबर्ट ग्रीन ने। अब दोस्तों एक स्टेटमेंट और आता है, वन डे व्हेन देयर इज नो मोर ग्रेट ब्रिटेन। ये लाइन आती है, वन डे व्हेन देयर इज नो मोर ग्रेट ब्रिटेन, व्हेन देयर इज नो more United States. One day when there is no more Great Britain, when there is no more United States, when there is no more the English language. जब वन डे व्हेन देयर इज नो मोर ग्रेट ब्रिटेन, जब कोई ग्रेट ब्रिटेन नहीं होगा, कोई यूनाइटेड स्टेट्स नहीं होगा, कोई इंग्लिश लैंग्वेज नहीं होगी, तब भी क्या होगा? विल एग्जिस्ट शेक्सपियर, वी विल स्पीक शेक्सपियर।
देखो कितनी गहरी बात इन्होंने कह दी है, और क्या कहा है इसको ध्यान से सुनना। कितनी बड़ी बात ये कह डाली। ये बात उन्होंने कही, वन डे व्हेन देयर इज नो मोर ग्रेट ब्रिटेन, जब ग्रेट ब्रिटेन नहीं होगा, व्हेन देयर इज नो मोर यूनाइटेड स्टेट्स, ये यूनाइटेड स्टेट्स नहीं होगा, व्हेन देयर इज नो मोर द इंग्लिश लैंग्वेज, जब ये इंग्लिश लैंग्वेज नहीं होगी, विल एग्जिस्ट शेक्सपियर, वी विल स्पीक शेक्सपियर, तो उस समय भी शेक्सपियर जिंदा रहेगा, उस समय भी शेक्सपियर का अस्तित्व होगा और हम शेक्सपियर को बोलेंगे, एक भाषा के रूप में शेक्सपियर को हम बोलेंगे। ये बात किसने कही? ये एम.डी. एसिज ने इस बात को कहा था। किसने कहा था? एम.डी. एसिज ने। ये बात एम.डी. एसिज ने कही थी दोस्तों। क्या कहा था एम.डी. एसिज ने? समझ लेना एक बार। वन डे व्हेन देयर इज नो मोर ग्रेट ब्रिटेन, जब एक दिन ऐसा होगा जब ब्रिटेन समाप्त हो जाएगा, ये ब्रिटेन नहीं होगा। एक दिन ऐसा होगा जब यूनाइटेड स्टेट्स समाप्त हो जाएगा, ये यूनाइटेड स्टेट्स नहीं होगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब ये इंग्लिश लैंग्वेज ही खत्म हो जाएगी, लेकिन उस दिन भी शेक्सपियर रहेगा और हम सभी शेक्सपियर को बोलेंगे। तो ये बात किसने कही थी? ये एम.डी. एसिज ने कही थी। अब बात आती है दोस्तों कि इसको याद कैसे करें, तो किस तरह से याद करें? आप याद रख लेना, एम.डी. एसिज को मान लेना कि एम.डी. एसिज साहब, मिस्टर एम.डी. एसिज भी मान सकते हैं, और एम.डी. एसिज साहब ने या फिर एसिज साहब ने यह बताया था कि ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट या कुछ रहे ना रहे, लेकिन शेक्सपियर हमेशा रहेगा। तो इसको आप याद करने का तरीका क्या है? याद करने का तरीका इसका यह है, इस बात को इस तरह से आप याद कीजिए कि एम.डी. एसिज साहब ने यह बताया था कि ब्रिटेन, यूएसए रहे ना रहे, लेकिन शेक्सपियर हमेशा रहेगा। ये बात ध्यान रखना। आप इसको याद कैसे करेंगे? स्टेटमेंट है, वन डे व्हेन देयर इज नो मोर ग्रेट ब्रिटेन, व्हेन देयर इज नो मोर यूनाइटेड स्टेट्स, व्हेन देयर इज नो मोर द इंग्लिश लैंग्वेज, विल एग्जिस्ट शेक्सपियर, वी विल स्पीक शेक्सपियर। जब ग्रेट ब्रिटेन नहीं होगा, जब यूनाइटेड स्टेट्स नहीं होगा, जब अंग्रेजी भाषा नहीं होगी, तब भी शेक्सपियर का अस्तित्व बना रहेगा और हम शेक्सपियर को बोलेंगे। ये बात किसने कही थी? ये एम.डी. एसिज ने कही थी। और तो आपको याद कैसे रखना है? याद रखना है कि एम.डी. एसिज साहब ने यह बताया था कि ब्रिटेन, यूएसए रहे ना रहे, लेकिन शेक्सपियर हमेशा रहेगा। इस तरह से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से ये तैयार हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट स्टेटमेंट आता है। ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है और अक्सर एग्जाम में इसको पूछ लिया जाता है। क्या कहा जाता है? शेक्सपियर इज अ ड्रंकन सेवेज। शेक्सपियर इज अ ड्रंकन सेवेज विद सम इमेजिनेशन। क्या कहा? ये ध्यान रखना, शेक्सपियर इज अ ड्रंकन सेवेज। शेक्सपियर एक ड्रंकन सेवेज है। किसके साथ? एक इमेजिनेशन के साथ। हुज प्लेज प्लीज ओनली इन लंदन एंड कनाडा। ये बात कही गई और ये बात किसने कही थी? ये बात वोल्टेयर ने कही थी। इस बात को किसने कहा था? वोल्टेयर ने कहा था। और क्या कहा था? शेक्सपियर इज अ ड्रंकन सेवेज विद सम इमेजिनेशन हुज प्लेस ओनली प्लीज ओनली इन लंदन एंड कनाडा। शेक्सपियर जो है वो एक ड्रंकन सेवेज है जिनकी जो इमेजिनेशन है
ठीक है ना, यूएफसी कल्पना शक्ति है और उनके जो नाटक हैं केवल और केवल लंदन और कनाडा के लोगों को ही भाते हैं। ये किसने कहा? ये वोल्टेयर ने कहा। अब आप इसको याद कैसे रखें, क्या ट्रिकी मेथड हो सकता है इसको याद करने के लिए? तो आप इतना याद रख लेना कि शेक्सपियर ने लंदन और कनाडा में वोल्टेयर के साथ ड्रिंक की थी, यानी कि शराब पी थी। शेक्सपियर ने लंदन और कनाडा में वोल्टेयर के साथ ड्रिंक की थी, या फिर आप ये लिख सकते हैं वोल्टेयर के साथ शराब पी थी। इस तरह से आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, देखो शेक्सपियर ने लंदन और कनाडा आ रहा है इस स्टेटमेंट में, यहां पे लंदन एंड कनाडा आता है। और वोल्टेयर ने कहा था इस बात को, तो वोल्टेयर आ रहा है। वोल्टेयर के साथ शेक्सपियर ने शराब पी थी। और ड्रंकन सेवेज किसने कहा? इन्होंने कहा, तो ड्रिंक और ड्रंकन आ रहा है ये। तो इस तरह से शेक्सपियर ने लंदन और कनाडा में वोल्टेयर के साथ ड्रिंक की थी, यानी कि शराब पी थी। आप इतना याद रख लीजिए। इस तरह से आपको ये जो कमेंट है आप भूल नहीं पाएंगे। दो बार भी आपने ढंग से सुन लिया इस वीडियो को तो माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगा, पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। पर्पस है कि एग्जाम में जो विजय पताका है उसको लहरा कर आना है। आपको अपनी जो एक विल पावर है उसको बनाए रखना है और आगे बढ़ते जाना है। दोस्तों, हिम्मत नहीं हारनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको शांत नहीं खड़े रहना है, आपको शांत बैठना भी नहीं है। आपको अपने कर्तव्य के जो रास्ता है उस राह पर निकल जाना है और अपने कर्म को करते जाना है। और आप अच्छे कर्म करेंगे तो उसका फल भी वास्तव में आपको अच्छा ही मिलेगा। तो मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की कोई कंजूसी आपको नहीं करनी है। लिटरेचर से लगाव रखना है, मोहब्बत करनी है इस लिटरेचर से। अगर जो आप इस अटैचमेंट के साथ आप इस लिटरेचर से जुड़े रहेंगे, जिस तरह से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूं उस तरह से अगर जो आप पढ़ते रहेंगे तो सफलता तो आपके कदमों को चूमेगी, जरूर मिलेगी सफलता। कोई ताकत नहीं है जो इसे रोक दे, लेकिन उसके लिए डेडिकेशन है, वो आपको पूरी तरह से डेडिकेटेड होना पड़ेगा। तभी जाके आप अपने जो एम है उसको प्राप्त कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। अब इसके बाद दोस्तों ये एक स्टेटमेंट आती है, बहुत फेमस स्टेटमेंट है। Will you give up your Indian empire or Shakespeare? Will you give up your Indian empire or your Shakespeare? ठीक है ना, यहां पर योर मैं मिस कर गया, इसे योर और लगा देता हूं, और योर शेक्सपियर। विल यू गिव अप योर इंडियन एम्पायर और योर शेक्सपियर? क्या तुम अपनी इंडियन एम्पायर को गिव अप कर दोगे या शेक्सपियर को गिव अप कर दोगे? ये किसने कहा था? थॉमस कार्लिल ने कहा था। ध्यान रखना, थॉमस कार्लिल। थॉमस कार्लिल ने इस बात को कहा था। क्या कहा था? विल यू गिव अप योर इंडियन एम्पायर और योर शेक्सपियर? तुम अपनी इंडियन एम्पायर को छोड़ दोगे या फिर शेक्सपियर को छोड़ दोगे? तो इसको याद करने की ट्रिक कैसी हो, कैसे आप याद करें, ठीक है ना, कैसे आप याद करें? तो आप इसे सिंपली याद कर लेना, कार्लिल। कार्लिल इनका नाम है तो कार्लिल से याद कर लेना। कार्लिल के अंग्रेजों या तो भारत छोड़ो या शेक्सपियर। कार्लिल के अंग्रेजों या तो भारत छोड़ो या शेक्सपियर। इस तरह से आप इसे याद कर लीजिए, कभी भूल नहीं पाएंगे। कार्लिल के अंग्रेजों या तो भारत छोड़ो या शेक्सपियर। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको यह स्टेटमेंट एकदम याद आ जाएगा। हाँ, सर ने बताया था कार्लिल के अंग्रेजों या तो भारत छोड़ो या शेक्सपियर गिव
तो विल यू गिव अप योर इंडियन एम्पायर और शेक्सपियर, जब आप ऑप्शन में देखेंगे थॉमस कार्लाइल, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये लाइंस जरूर आएंगी कि कार्लाइल के अंग्रेजों या तो भारत छोड़ो या शेक्सपियर। इससे आपका ये कमेंट आसानी से तैयार हो जाएगा। दोस्तों साथ ही साथ मुझे ये भी बताते चलिए कमेंट बॉक्स में कि आपको जो मैं तरीका करा रहा हूं, जिस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं, क्या आपको ये पसंद आ रहा है? अगर जो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और जो मेरे साथी जिन्होंने अभी तक पेड क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया है वो क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए मेरे नंबर 9756055255 पर आप मुझे कॉल करें और आपको जो उसका प्रोसीजर है वो बता दिया जाएगा। और इस बात की गारंटी है कि तैयारी में कोई कमी नहीं रहेगी, पूरी तरह से तैयारी की जाएगी। और इस बात के लिए जो मेरे स्टूडेंट्स ऑलरेडी जुड़े हुए हैं मेरे साथ, आप उनसे इसका फीडबैक भी ले सकते हैं कि किस मेहनत के साथ मैं आपको हमेशा पढ़ाता हूं। और एक चीज ध्यान रख लेना, मेरा डेमो में और मेरी जो एक्चुअल क्लासेस होती हैं उनमें कभी कोई अंतर नहीं होता। मैं हमेशा एक हूं, क्योंकि जो एक कहते हैं ना कि एक मोहब्बत करने वाला जो दीवाना होता है वो अपनी मोहब्बत से कभी जो है खफा नहीं होता। तो ये जो लिटरेचर है, ये जो साहित्य है, इससे मुझे एक लगाव है, तो इसके साथ मैं कभी दगा कर भी नहीं सकता। तो दोस्तों जब मैं इसके साथ दगा नहीं कर सकता तो आपके साथ मैं कैसे दगा कर दूंगा? ये तो इम्पॉसिबल है। तो कोशिश मेरी यही रहती है कि कैसे मैं चीजों को आसान से आसान बनाऊं, चाहे वो ग्रामर हो या लिटरेचर हो, दोनों में मेरा पर्पस ये रहता है कि बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाया जाए ताकि कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम ना आए और आप जो है आसानी से इस लिटरेचर को तैयार कर लें। तो ये इस तरह से इसको तैयार कराया जाता है। तो दोस्तों ये मैंने आज आपको बताया और उम्मीद है कि आपको जो ये क्लास है जो मैंने आपको बताई ये आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है, कोर्स में आपने अपने नेम को एनरोल नहीं कराया है, तो आप कोर्स भी ज्वाइन कर लीजिए। और इसके लिए 9756055255 पर कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।